हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीओवीकी। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है बाइट गेमिंग वाईटी, ये मेरा सेकंड चैनल है। तो अगर आप लोग गेम्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा ये सेकंड चैनल जो है वो लाजमी चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे मजे मजे की गेमिंग के रिलेटेड जो है अपडेट्स आती रहेंगी। एंड टॉकिंग अबाउट अपडेट्स, अगर आप लोग GTA 5 में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप GTA 5 लेना चाहते हैं फ्री में, तो आपको बताता चलूं कि एक हफ्ते के लिए GTA 5 जो है वो फ्री में रिडीम के लिए अवेलेबल थी 15 मई से लेके 21 मई तक, और आज 21 में है। तो आज लास्ट डेट है, रात 8 बजे तक आप GTA 5 ओरिजिनल वेरीफाइड वेरिएंट जो है रिडीम कर सकते हैं। एक हफ्ते के लिए सेल लगी थी 100%। तो अगर आप GTA 5 बाय करना चाहते हैं, मतलब फ्री में लेना चाहते हैं, उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 5000 पाकिस्तानी रुपीज है। तो अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो को लाजमी चेकआउट कीजिएगा। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो लेट्स बिगिन। और आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम करने जा रहे हैं CS 201 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन स्प्रिंग 2020। एंड ये जो असाइनमेंट है, सबसे पहले हम इसकी क्वेश्चन फाइल ओपन करते हैं। इस असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो 6/1 है, 1/6 है, सॉरी यकम डेट है। इसके अंदर काफी टाइम पड़ा हुआ है और इसके टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल को चेकआउट करते हैं। और इसमें आपको एक मैं चीज बता दूं, मैंने क्वेश्चन फाइल जब रीड की थी सोल्यूशन बनाने के लिए, तो इसके अंदर मैंने एक चीज देखी है कि आप इस प्रोग्राम को दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, बट इन दोनों तरीकों का फायदा ये होगा कि आप अपनी मर्जी का इनमें से मेथड चूज कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन जो है वो बना सकते हैं। इससे ये है कि आप सारे स्टूडेंट्स जो है इफ एल्स के साथ नहीं जाएंगे। नॉर्मली हर कोई आपने अगर देखा हो तो इफ एल्स के साथ ही बाय डिफॉल्ट जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक वेरिएशन डाल दूं कि ये स्विच केस से भी पॉसिबल है और मैं आपको स्विच केस से भी करके दिखा दूंगा, तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट का जो है वो प्रोग्राम का सोल्यूशन चेंज हो जाएगा एंड ये कॉपीराइट वगैरह का जो इशू होता है वो भी खत्म हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको समझाना होता है, लेकिन इसकी जो सोल्यूशन फाइल होगी वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल रॉ फाइल होगी, आपको उसके अंदर चेंजेस करना होंगी और वो चेंजेस वगैरह कैसे करनी है, सब कुछ क्या है, वो आपको इस वीडियो को देखने से ही पता चलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कि आपने ये जो फाइल बनानी है, आपने उसकी .cpp फाइल जो है वो जमा करवानी है। मोस्टली आप चूंकि न्यू स्टूडेंट हैं CS 201 के अंदर, तो आपको नहीं पता होगा CPP फाइल बनती कैसे है और ये सब कुछ, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले आपको सोल्यूशन बनाने के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा डेव C++ के नाम से। इस सॉफ्टवेयर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देन जो सेकेंड चीज है, आपने इसके अंदर अपना प्रोग्राम का जो सोल्यूशन है वो लिखना है। और देन जब हम उसको कंपाइल करेंगे, तो आप जब कंपाइल करोगे तो वहां पे टोटल दो फाइल्स जो हैं वो क्रिएट होंगी, एक .cpp फाइल और एक .exe फाइल। तो उसमें से जो .cpp फाइल होगी हमने वो सबमिट करवानी है। तो मैं आपको बता दूंगा कि .cpp फाइल कौन सी है या कैसी दिखती है वीडियो के एंड पे जब हम उस फाइल को क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने बनाना क्या है। असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा है कि हमने एक मेन्यू बेस्ड एक प्रोग्राम बनाना है C++ के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज जो हैं वो पुट करेंगे एंड उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कुछ परसेंटेज के फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, जैसे 20% इंक्रीमेंट रेट और टैक्स रिडक्शन जो है वो 3%, सबके अंदर 3% ही है, बट यहाँ पे इंक्रीमेंट रेट जो है वो डिफरेंट है। एंड उसके बाद हम यूजर से पूछेंगे कि वो इनमें से कोई भी एक पे स्केल चूज करे फ्रॉम 6 to 9। तो ये एक बेसिक पे स्केल या SP स्केल कौन सा लिखा हुआ है, बट नॉर्मली जो पे स्केल होता है जिसकी बेसिस पे किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो सैलरी मिलती है, तो उस स्केल के अकॉर्डिंग अपना जो है वो वैल्यू चूज करेगा। उसका जो स्पेसिफिक स्केल होगा वो हमारे प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट हो जाएगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग उसकी इनिशियल सैलरी जो भी होगी वो हमने शो करवानी है। देन उसके अंदर जो इंक्रीमेंट रेट बनता है, ऑफ कोर्स इस परसेंटेज को हम क्रैक करेंगे कि 40,000 का 20% क्या बनता है। एंड ऑफ कोर्स इसका जो 20% बनता है वो बनता है कोई 8,000, ठीक है। उसके बाद हम वो भी शो करवाएंगे कि 8,000 इसका वो रेट बनता है। देन उसके ऊपर जो टोटल रिडक्शन होती है टैक्स की, वो हम टैक्स की अमाउंट वहां पे बताएंगे। देन उसके बाद जो हमने चीजें वहां पे बतानी है, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल सैलरी, इंक्रीमेंट रेट, टैक्स रिडक्शन, एंड देन उसके बाद उसकी जो नेट स्केल होगा, जो नेट पेमेंट होगी उसको जो मिलनी है वो हमने दिखानी है। और उसके लिए हमें टोटल 4 या 5 फॉर्मूलाज यहाँ पे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे।
एंड उस सोल्यूशन की टोटल गाइडलाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो इसको खुद से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक जगह पे उसका फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि टैक्स डिडक्शन की अमाउंट भी आपने वहां पे लिखनी है, एंड देन यहाँ पे टोटल नेट सैलरी का फॉर्मूला उन्होंने हमें हेल्प के लिए बता दिया है कि नेट सैलरी इज इक्वल टू इनिशियल सैलरी जो कि हमें ऑलरेडी दी हुई है, माइनस इंक्रीमेंट अमाउंट, जो हमारा ये जो इंक्रीमेंट रेट है इसकी जो हम अमाउंट फाइंड करेंगे वो वाली, माइनस टैक्स रिडक्शन अमाउंट, यहाँ पे जो टैक्स की डिडक्शन हो रही है उसका जो 3% है वो अमाउंट हम फाइंड करेंगे टोटल सैलरी का, एंड देन उसके ऊपर ये माइनस वाले जो हैं वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लगा देंगे और नेट सैलरी जो है हम फाइंड करेंगे। फर्दर इन्होंने हेल्प के लिए एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि आपका आउटपुट जो है वो स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए, जहां पे हम यूजर से अपनी वैल्यू लेंगे एंड यूजर अपना पे स्केल जो है वो चूज करेगा। उसके बाद अगर यूजर 1 से 4 तक कोई पे स्केल चूज करता है तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे एंड पे उसका दिया गया है, लेकिन अगर वो रॉन्ग पे स्केल चूज करता है तो उसको नीचे मैसेज शो होना चाहिए सिलेक्टेड चॉइस इज इनवैलिड, और प्रोग्राम वहां पे खत्म हो जाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे आगे किसी किस्म का कोई आउटपुट हमें नहीं मिल रहा, एंड यहाँ पे ये वाला जो आउटपुट है इसके अंदर हमें प्रॉपर वो आउटपुट दिखाया गया है कि अगर यहाँ से बीच में से कोई भी करेक्ट वैल्यू चूज की जाती है तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। तो इस सब को देखते हुए अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ बेसिक चीजें लिखनी है, देन हमने यहाँ पे जो पहले इसका स्क्रीनशॉट है इसके अकॉर्डिंग हमने अपने यूजर से जो है वो वैल्यूज रिक्वायर करनी है कि इनमें से कोई वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो हम ये वाले 5-6 लाइंस का ये विद स्टार स्टार के जो है ये मैसेजेस वगैरह शो करेंगे, एंड देन लास्ट लाइन पे हम अपने यूजर से रिक्वायर करेंगे कि आप अपनी वैल्यू एंटर करो। तो चलिए डेव में चलते हैं, एंड यहाँ पे जाके हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हमें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की हमें हेडर फाइल देनी पड़ेगी। देन उसके बाद हमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है वो लगाना पड़ता है। ये थोड़ा एडवांस वेरिएंट है, इसके लिए यहाँ पे आ रहा है। बुक्स के अंदर आपको हो सकता है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वगैरह ना दिखे। सो अगर आपको नहीं पता कि ये क्यों लगाया जा रहा है सब कुछ, तो मेरे CS201 के कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे मेरी इसी चैनल पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उन लेक्चर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका व्यू थोड़ा सा स्मॉल आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसकी जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद हमने जाना है अपने प्रोग्राम के मेन पोर्शन में, एंड मेन के अंदर जाने के बाद हमने अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना स्टार्ट करना है। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक इंटीजर जो है वो डिक्लेयर करना है, एंड उस इंटीजर का क्या मकसद होगा कि हम उसके अंदर जो हमारी इंटीजर वाली वैल्यूज हैं वो लिखेंगे। इंटीजर वाली वैल्यूज यहाँ पे कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारी इनिशियल सैलरी है, और उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट रेट और टैक्स रिडक्शन वगैरह रेट्स वगैरह होंगे। जो रेटिंग की वैल्यू होगी वो हमारी जो है वो इंटीजर में आएंगे, तो हम उन वैल्यूज को इंटीजर डाटा टाइप के अंदर जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी इनिशियल हमारा जो ऑफ कोर्स बात है कि यूजर से हमने स्केल पूछना है, तो स्केल के लिए हमने एक डिक्लेयर कर लिया, एंड उसके बाद हमने क्या करना है कि इनिशियल सैलरी के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो 1 बाय 1 में सारे वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर कर देता हूं एक बार। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, विच इज स्केल, इनिशियल सैलरी, जहां पे हम इनिशियल सैलरी की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट रेट की बात हो रही तो हम उसका रेट लिखेंगे, एंड टैक्स डिडक्शन रेट के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद 2-3 और वेरिएबल्स हैं जो हमें डिक्लेयर करने हैं। पहले मैंने इसके अंदर जो है मैं इंटीजर के अंदर ही कर लिए थे, लेकिन उसके बाद आई रियलाइज कि वो वाले जो वेरिएबल्स हैं हम इंटीजर के अलावा अगर फ्लोट में या डबल में डिक्लेयर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज वहां पे जाके अगर आप देखें तो जब हमने ये वैल्यूज वगैरह फाइंड करनी है, इसके अंदर कुछ कहीं ना कहीं जो है वो डिवीजन का पोर्शन जो है वो अवेलेबल है, मतलब हम डिवीजन का फॉर्मूला जो है वहां पे लगा रहे होते हैं किसी ना किसी जगह पे, एंड उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो आंसर है वो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर हो सकता है। तो डेसिमल पॉइंट्स जो है वो हमारा इंटीजर एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हमें वो वेरिएबल्स जो है वो फ्लोट में डिक्लेयर करना पड़े। तो हम यहाँ पे फ्लोट की डाटा टाइप जो है वो लिखेंगे, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना है, इंक्रीमेंट वैल्यू, यानी कि कौन सी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हुई है। चूंकि वो परसेंटेज के बाद यहाँ से माइनस होगा तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले इंक्रीमेंट वैल्यू, वो वाली वैल्यू जो इंक्रीमेंट होगी, एंड उसके बाद टैक्स की वैल्यू, एंड उसके बाद नेट सैलरी, ये वाले हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। और नेट सैलरी को हम इज इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने वो अमाउंट जो है वो सेव करनी है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता चलूं, जब हम किसी भी वेरिएबल के अंदर प्लस या माइनस की वैल्यूज को सेव करते हैं तो हम उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं, एंड अगर हम उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की वैल्यूज को सेव करते हैं तो हम उसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं। जैसे आपको मैथ्स के रूल में पता होगा कि 0 जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में मैटर नहीं करता है, इसी तरह 1 जो है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में मैटर नहीं करता, इसलिए हमें यहाँ पे इस लिहाज से जो है वो इंक्रीमेंट इनिशियलाइज करना पड़ता है। देन इसके बाद हमारा काम आता है यूजर से अपनी वैल्यूज रिक्वायर करना। तो हम सबसे पहले जो है वो
स्टार वाली जो हमारी लाइन है जिसके अंदर सबसे पहले है सैलरी कैलकुलेटर, तो हम 5 से 10 जो है वो स्टार जो है वो लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, बीच में लिखेंगे सैलरी कैलकुलेटर और उसी तरह स्टार जो है वो राइट साइड पे लगा देंगे। तो मैं एक लाइन आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने जितने भी स्टार यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आई थिंक कितने काफी हैं, यहाँ पे ये लिख देने हैं। एंड देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो ये है कि हमने यहाँ पे सैलरी कैलकुलेटर लिखना है बड़े वर्ड्स में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सैलरी कैलकुलेटर। देन उसके बाद हमने जितने स्टार यहाँ पे लगाए थे उतनी ही हमने वहां पे लगा देने, आप कॉपी पेस्ट करके जो है वो लगा सकते हैं। एंड देन बैकस्लैश एन जो है वो बेसिकली न्यू लाइन के लिए होता है, क्योंकि हमने यहाँ से नेक्स्ट न्यू लाइन पे आना है, तो आप बैकस्लैश एन यूज कर सकते हैं या एंड लाइन यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर मैं बैकस्लैश एन यूज कर लेता हूँ, आगे जाके मैं आप लोगों को एंड लाइन का भी यूज दिखा दूंगा। एंड देन उसके बाद सेमीकोलन विच इज के हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। अब इसके बाद जैसे हमने ये लिखा है सैलरी कैलकुलेटर, इसी तरह हमने ये वाले स्टार यहाँ पे सी आउट में लिखने हैं एंड यहाँ से लेके ये वाला जो स्टार है यहाँ से लेके ये सारा और एंटर 4 फॉर SPS9 और यहाँ एंड स्टार तक ये सारे का सारा हमने यूजर को शो करवाना है, तो हम वहां पे लिख देंगे। देन हमने यूजर को भी सिलेक्ट पे स्केल फ्रॉम द मेन्यू ये भी शो करवाना है, तो यहाँ ये जो कॉलम लगा हुआ है यहाँ तक हम सी आउट के अंदर अपना डाटा जो है वो शो करवाएंगे एंड उसके बाद अपनी वैल्यू जो है वो कॉल करवानी है हमने यूजर से। तो यहां तक मैं एक बार लिख लेता हूं और उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूं। यहां से मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पे जहां मेन्यू तक के आगे जो कॉलम था वहां तक मैंने जो है उसको लिख लिया। जैसे मैंने आपको बाद में बताया कि हमने यहाँ पे यूजर से वैल्यू रिक्वायर करनी है, तो अब हम क्या करें कि अब हम सी इन लिखेंगे यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ पे डबल लेस देन था, यहाँ पे डबल ग्रेटर देन आ जाएगा और उसके बाद हम अपना ये वाला वेरिएबल स्केल वाला जो वेरिएबल है यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, क्योंकि ये स्केल का वेरिएबल हमने इसलिए बनाया था ताकि हम यूजर से स्केल की वैल्यू पूछ सकें जो कि 1 से लेके 4 तक वो हमें देगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपना फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूला के अंदर हमने ये वाली चीजें जो है वो एंटर करनी है। पहला तो ये है कि अगर वो 5 एंटर करता है तो उसको आना चाहिए सिलेक्टेड चॉइस इज इनवैलिड, और अगर वो 1 से लेके 4 तक कुछ एंटर करता है तो उसको जो है वो उसके अकॉर्डिंग डाटा मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम वहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे। ये वाला प्रोग्राम मैं इफ के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो इसके बाद मैं स्विच वाला भी आपको दिखा दूंगा। तो हम इफ की स्टेटमेंट्स लगाना शुरू कर देंगे और हम अपने प्रोग्राम को बताएंगे कि अगर हमारे यूजर ने 1 एंटर किया है तो उसकी वजह से जो पे स्केल 1 की वैल्यूज हैं उनको इंसर्ट किया जाए। अगर हमारे यूजर ने 2 एंटर किया है तो प्ले स्केल 7 की, 3 किया है तो 8 की और 4 किया है तो 9 की, एंड उसके बाद अगर 5 या कोई भी नंबर किया है तो इनवैलिड चॉइस का मैसेज जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट्स जो है वो लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि इफ स्केल डबल इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर हमारे स्केल की वैल्यू 1 एंटर की गई है तो यहाँ पे उसने क्या करना है, इफ के अंदर उसने करना है कि इनिशियल सैलरी जो है उसकी वैल्यू जो है वो सेट कर दे। क्या यहाँ पे हमारे पास था 40,000 सॉरी, ठीक है। तो इनिशियल की जो वैल्यू है, एक मिनट, हाँ 40,000 है, तो इनिशियल सैलरी की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी जाए। अब ये वाली चीजें जो है नॉर्मली इस जगह पे लिखी जाती हैं या फिर यूजर से ली जाती हैं। इनको हमने इफ के अंदर क्यों लिखा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमने ये वैल्यूज को इफ के अंदर इसलिए लिखा क्योंकि यूजर यहां से जो भी पे स्केल चूज करेगा वैल्यूज ने उसके अकॉर्डिंग जो है वो इनिशियलाइज होना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते और डायरेक्टली यूजर से वैल्यू नहीं ले सकते। वो डिपेंड करता है कि यूजर का कौन सा स्केल है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज ने जो है वो जनरेट होना है। तो इसलिए हम हर स्केल की वैल्यू जो है वो इफ के अंदर रख देंगे। सो यूजर जो भी स्केल चूज करेगा सिर्फ वही वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज होंगी, सिर्फ वही वैल्यूज जो है वो रन होंगी, उसके अलावा कोई वैल्यू भी जो है वो रन नहीं होगी। इसलिए हम इन वैल्यूज को इफ के अंदर लिख रहे हैं। हमने इनिशियल सैलरी यहाँ पे लिख दी, उसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट रेट जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। इंक्रीमेंट रेट का हमने परसेंटेज का साइन नहीं डालना, हमने सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट रेट की जो नंबर होगा वो यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली परसेंटेज को नहीं समझता। ये हम उसको फॉर्मूला में बताएंगे कि हमारी ये परसेंटेज है और हमने इसको जो है वो मैनेज करना है। देन हम उसके बाद हम अपने टैक्स की रेट यहाँ पे लिख देंगे जो कि 3 है। वैसे तो सब में 3 है लेकिन सबके अंदर अलग-अलग ही लिखना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एल्स इफ लगा देते हैं। अब इस एल्स इफ तक आपने एक बार लिख लिया, आप चाहें तो आप इस पूरे पोर्शन को कॉपी करके बार बार पेस्ट करके जो है वो अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से लिख के बता देता हूँ। जैसे हमने इस स्टेटमेंट के अंदर किया कि अगर स्केल की वैल्यू 1 है तो 40,000 इनिशियल वैल्यू कर दो, 20 जो है वो हमारी इंक्रीमेंट रेट कर दो एंड 3 जो है हमारा डिडक्शन रेट कर दो। लेकिन अगर हमारे स्केल की वैल्यू यूजर जो है वो 2 चूज कर लेता है तो क्या करना है, तो हमारी जो
इनिशियल सैलरी होगी उसकी वैल्यू जो है वो 60,000 जनरेट की जाए, एंड हमारी जो इंक्रीमेंट रेट होगा वो हमारा यहाँ पे 15% किया जाए, एंड उसके बाद हमारा जो डिडक्शन रेट होगा उसको अगेन 3% ही किया जाए। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एक चीज बताता चलूं कि यहाँ पे सिर्फ एक वक्त में एक ही ब्लॉक यहाँ पे रन होगा, या 1 की वजह से ये लाइंस रन होंगी या 2 की वजह से ये नीचे वाली ये लाइंस रन होंगी। एंड ऑफ कोर्स इस तरह अगर हम 3 की बात करें तो स्केल इज इक्वल टू 3, तो उसके अंदर हमारा जो है वो इनिशियल सैलरी की वैल्यू जो है हमारी कर दी जाए 80,000, एंड उसके बाद हमारी जो इंक्रीमेंट रेट है वो हमारा यहाँ पे कर दिया जाए 10% यानी कि 10, एंड उसके बाद रिडक्शन रेट हमारा 3 ही है हर एक जगह पे, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब अगर वो यूजर हमारा 3 चूज करता है तो उसमें से हमारी सिर्फ 3 की वैल्यू जो है वो जनरेट होगी, बाकी इन वैल्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन अगर हम हमारा जो लास्ट है स्केल 4, उसकी वैल्यू आई थिंक 1 लाख है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्केल 4 के अंदर लिखते हैं कि अगर हमारी इनिशियल सैलरी की वैल्यू 1 लाख है, मतलब अगर हमारा यूजर जो है वो 4 चूज करता है तो इनिशियल वैल्यू के अंदर 1 लाख सेव कर दो, उसकी जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो यहाँ पे 5% है, तो यहाँ 5% एंड डिडक्शन रेट हमारा अगेन 3% यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसके बाद हमारी इफ चूंकि यहाँ से स्टार्ट हुई थी एंड एल्स इफ के बाद ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे जो है वो क्लोज हो जाएगी, एंड उसके बाद हम अपना आखिरी एल्स लगाएंगे कि अगर हमारा यूजर 1 से लेके 4 के बीच में कोई और वैल्यू चूज करता है तो वो क्या किया जाए, सी आउट करवा दे, सिलेक्टेड क्या था यहाँ पे, सिलेक्टेड चॉइस इज इनवैलिड, आई गेस यही था, सिलेक्टेड चॉइस इज इनवैलिड, तो वो हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो करवा दिया जाए। क्लियर। एंड इसके बाद आप यहाँ पे देखें कि हमारी सारी ब्रैकेट्स जो है यहाँ पे हर इफ की हमने हर ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर दिया। आप चाहें तो इसकी वेरिएशन थोड़ी आगे पीछे कर सकते हैं, बट अगर आपको नॉलेज है तो ओके। सो इसके बाद अब बात आती है हमारे फॉर्मूला की, क्योंकि अगर आप में से कोई मेरा स्टूडेंट या इस वीडियो को देख रहा है तो उसको ये पता होगा कि मैं उनको एक चीज बताता हूँ, अपना एक सीक्वेंस एक स्टेप में हर एक को बताता होता हूँ कि हमने किस तरीके से करना है। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद मैसेज, देन हमारी वैल्यूज, और उसके बाद हमारे फॉर्मूलाज। तो ये भी हमारा एक किस्म का फॉर्मूला का ही हिस्सा है कि ये वैल्यूज जो है वो जनरेट हो जाएं। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पे काम हो रहा है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई फॉर्मूला अभी हमने पुट नहीं किया, हमने सिर्फ अपने वेरिएबल्स को कंडीशनल बेस के ऊपर कुछ वैल्यूज प्रोवाइड की हैं। अब बात आती है एक्चुअल फॉर्मूला की। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि इनमें से जो भी वैल्यू चूज की जाती है हमारा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ सबसे पहले जो है वो इनिशियल सैलरी जो है वो आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम इंक्रीमेंट वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल सैलरी मल्टीप्लाई हमारी जो है हमारी इंक्रीमेंट की जो रेट है वो वाला, एंड डिवाइडेड बाय 100। ये डिवाइडेड बाय 100 हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा जो इंक्रीमेंट रेट था ये परसेंटेज में था, एंड हमारी जो इनिशियल सैलरी है वो वैल्यू के अंदर है, मतलब कुछ नंबर है। इनिशियल सैलरी जैसे हमारी यहाँ पे 40,000 है और इसका 20% इंक्रीमेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो हमें नहीं पता। तो हमने यहाँ पे 40,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 कर लिया, ताकि उस परसेंटेज की वजह से जो भी वैल्यू है वो इस वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर हो जाए। यहाँ पे देखें परसेंटेज का जो है वो डिवीजन का काम हो रहा है, इसलिए हमने इंक्रीमेंट वैल्यू का जो वेरिएबल था उसको फ्लोट के अंदर डिक्लेयर किया, क्योंकि हो सकता है इस डिवीजन की वजह से यहाँ पे कोई 0.5 0.3 ऐसी कोई वैल्यू जो है वो स्टोर हो। देन उसके बाद हमारा जो सेकंड वेरिएबल था इंक्रीमेंट वैल्यू के बाद टैक्स वैल्यू, तो हमने अपनी जो है वो टैक्स वैल्यू फाइंड करनी है। एंड टैक्स वैल्यू के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हमारी जो है वो इनिशियल सैलरी प्लस हमारी जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो, एंड उसके बाद हम उसको कर देंगे मल्टीप्लाई टैक्स रिडक्शन से। तो यहाँ पे हमारी जो टैक्स की जो डिडक्शन हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज को प्रोसेस करेगा। क्योंकि ये हुई थी हमारी परसेंटेज के अकॉर्डिंग विच इज 3%, तो हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 अगेन कर देंगे, एंड उसके बाद क्या होगा, ये डिवाइडेड बाय 100 की वजह से इस वैल्यू को जो है वो एज अ परसेंटेज नहीं एज अ वैल्यू डील करके हमारा जो भी आंसर निकलता है, टैक्स की वैल्यू जो भी निकलेगी ऑफ कोर्स 3%, वो हमारी इसके अंदर जो है वो सेव हो जाएगी। एंड उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है नेट सैलरी। तो नेट सैलरी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर चाहें तो यहाँ से देख के भी उसको जो है वो लिख सकते हैं, अगर आप चाहें आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे वेरिएबल्स के जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट, तो आप इसको देख लें, एंड उसके बाद हमने सेम फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिख देना है, विच इज इनिशियल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट वैल्यू, उसके बाद माइनस टैक्स की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ये जो है हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, हमारी इस फॉर्मूला की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि वीयू ने इस पूरे फाइल के अंदर हमें एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया है, एंड उन्होंने वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे गलत प्रोवाइड किया है, जहां तक मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हमने नेट सैलरी फाइंड करनी है तो हमारी इनिशियल सैलरी प्लस उसके अंदर इंक्रीमेंट वैल्यू
टोटल जो हमारी सैलरी बनती है उसके अंदर से टैक्स जो है जब कटेगा तो वो हमारी नेट सैलरी बनेगी इंक्रीमेंट होने के बाद, क्योंकि इंक्रीमेंट हमें सैलरी के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट को माइनस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपकी 40,000 सैलरी है और आपको 10% इंक्रीमेंट मिला है, फॉर एग्जांपल 4,000, तो 4,000 हम उसमें से माइनस नहीं करेंगे अपनी नेट सैलरी में से, क्योंकि वो इंक्रीमेंट हुआ है, वो बढ़नी चाहिए ना कि कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला गलत है। बहरहाल हम इसको, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, हम इसके अकॉर्डिंग जो है इसको प्रोसेस करते हैं, एंड पे आंसर देखते हैं, एंड मुझे लगता है कि मेरे वाला फॉर्मूला करेक्ट है, उनका जो फॉर्मूला है वो गलत है, बट देख लेते हैं जो होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग सी आउट करवाना है। तो सबसे पहले जो हमने चीज सी आउट करवानी है वो ये है कि हमारी इनिशियल सैलरी की वैल्यू, तो हम यहाँ पे सी आउट कर देते हैं हमारी इनिशियल सैलरी, और उसके बाद हम यहाँ पे इनिशियल सैलरी का जो वेरिएबल था उसको हम यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं, एंड लेस देन एंड एल हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका मकसद ये है कि जब इनिशियल सैलरी को दिखाए उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जो है वो चला जाए, ताकि उसकी वजह से हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, विच मीन्स कि हमारा जो हर आंसर है वो न्यू लाइन के ऊपर जो है वो आना चाहिए। इनिशियल सैलरी के बाद हमारे यहाँ पे आती है इंक्रीमेंटेड अमाउंट, तो इंक्रीमेंट अमाउंट के लिए सी आउट इंक्रीमेंटेड अमाउंट, एंड उसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट अमाउंट का जो वेरिएबल था जो कि है हमारा इंक्रीमेंट रेट, ऑफ कोर्स नहीं, इंक्रीमेंट अमाउंट है तो इंक्रीमेंट वैल्यू, तो हम इंक्रीमेंट वैल्यू का जहां पे जो है वो फॉर्मूला कॉल करवा लेंगे, वैल्यू जो है वो कॉल करवा लेंगे वेरिएबल, एंड उसके बाद एंड एल अगेन। देन यहाँ पे सी आउट हमने करनी है इंक्रीमेंटेड वैल्यू के बाद इंक्रीज्ड सैलरी के इंक्रीमेंट होने के बाद हमारी जो ओरिजिनल सैलरी है बनती है वो क्या बनती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज्ड सैलरी, एंड उसके अंदर हमने अपनी वैल्यू कॉल करवानी है कौन सी। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लें कि सबसे पहले आपने इनिशियल सैलरी कॉल करवानी है, उसके अंदर आपने प्लस करवा देनी है कौन सी वैल्यू, हमारी इंक्रीमेंट वैल्यू, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट वैल्यू यहाँ पे आके यूज की है। आप अगर चाहें तो पहले इस फॉर्मूला को ऊपर लिख लें, किसी एक थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लें, एंड देन उस वेरिएबल को यहाँ कॉल करवा लें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला के अंदर ही लिख देते हैं कि इनिशियल सैलरी प्लस इंक्रीमेंटल सैलरी। तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, इस वैल्यू को जो कि यहाँ पे पड़ी हुई है और इस वैल्यू दोनों को ऐड करेगा और इसके थ्रू जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा, एंड उसके बाद एंड एल अगेन, एंड देन हमारा आई थिंक लास्ट आता है, नहीं सेकंड लास्ट, विच इज टैक्स डिडक्शन। तो टैक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी, टैक्स वैल्यू, तो यहाँ पे हम जो है वो सी आउट करवा देंगे टैक्स डिडक्शन के अंदर टैक्स वैल्यू एंड लेस देन एंड एल, एंड एट लास्ट हमारा यहाँ पे क्या आता है, नेट सैलरी। तो नेट सैलरी के लिए हम यहाँ पे सी आउट करेंगे, एंड उसके बाद हम लिखेंगे नेट सैलरी, और नेट सैलरी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा के जो फाइंड किया था, जो कि अभी फाइंड पता नहीं है कि सही है या गलत है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एंड उसके बाद नेट सैलरी यहाँ पे हमने लिख देनी है, यहाँ पे थोड़ा सा साइन जो है वो ठीक है। अब यहाँ पे ये एंड पे सिस्टम कॉल्स लगाने का मकसद क्या था, ये आपको थोड़ा आगे जाके जो है वो पता चल जाएगा अगले एक दो असाइनमेंट्स के बाद। फिलहाल मैं इस चीज को कवर नहीं कर रहा यहाँ पे, इस चीज को आप इग्नोर मारें। ये इतना सा प्रोग्राम हमारा यहाँ पे बन गया। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्या काम है, ये हमने फिलहाल प्रोग्राम लिख लिया, इसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला सही है या गलत इसका नहीं पता, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। कौन सा ये वाला फॉर्मूला सही है या गलत पता नहीं, मैं इसको मार्क कर दिया। हम इसके बाद में देखेंगे कि क्या हमारी नेट सैलरी की वैल्यू सही आती है या नहीं, या हमारा प्रोग्राम भी रन होता है या नहीं। तो अब हम इसको करते हैं कंपाइल। जब आप कंपाइल करेंगे, मैंने फाइल ऑलरेडी सेव की हुई थी तो इसलिए मुझे पूछा नहीं इसलिए, लेकिन जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, कुछ मैं आपको अगर दिखा दूं इस तरीके का, ठीक है, आपके सामने इस तरीके का एक बॉक्स ओपन होगा, वहां से आपको पूछेगा आपने सेव कहां करना है। आपने अपनी फाइल को सी ड्राइव के अलावा किसी भी जगह पे आप इसको सेव कर सकते हैं। सी ड्राइव में आपने सेव नहीं करना, सी ड्राइव में अक्सर कोड जब कन्फ्लिक्ट कर जाता है एंड यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, तो फायदा नहीं है। तो आप सी ड्राइव के अलावा किसी भी जगह पे जिसको जो है वो सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी का आपका अगर कोई फोल्डर वगैरह है तो आप उसमें अंदर जाएं, अपनी फाइल का जो यहाँ पे नेम है वो आप यहाँ पे लिख लें CS201 असाइनमेंट, एंड उसके बाद आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, यहाँ पे डिफॉल्ट C++ ही रहने देना है इसको, एंड आपने सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपकी फाइल जो है वो उस जगह पे सेव हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे इसको कंपाइल मैंने कर लिया था ऑलरेडी, दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे मैंने ऑफ कोर्स इसको सी में ही किया हुआ है फिलहाल, लेकिन मैंने अपने सिस्टम को इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि मेरा सी ड्राइव जो है मुझे एरर नहीं देता। मोस्टली एरर मिल जाता है, तो आप इसको सी ड्राइव में मत करना। ओके, अब हम इसको करते हैं रन। अब रन होने के बाद जो सबसे पहली चीज है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रही होगी, सबसे जो पहली चीज हमारे पास आनी चाहिए वो ऑफ कोर्स हमारा ये वाला आउटपुट आना चाहिए था, जो कि हमें इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है सी आउट के वजह से जो आ रहा था।
तो वो आउटपुट हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमारी बात ये आती है कि हमने यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो एंटर करनी है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि क्या हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 1 एंटर करता हूं और 1 एंटर करके एंटर दबाता हूं। तो यहाँ पे 1 पे स्केल के अंदर यहाँ पे 40,000 सैलरी थी एंड 40,000 का 8,000 जो है वो इंक्रीमेंट अमाउंट था, टोटल मिला के 48,000 हो गया। 1440 रुपए जो है इसकी डिडक्शन बनती थी एंड डिडक्शन करने के बाद 46,560 रुपए हमारा यहाँ पे नेट सैलरी जो है वो बन जाती थी। अब ये वैल्यू सही है या गलत ये हमें नहीं पता फिलहाल, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं इन्होंने सैंपल के तौर पे हमें एक वैल्यू प्रोसेस करवाई थी विच इज 2। तो यहाँ पे इन्होंने सेकंड पे स्केल के अकॉर्डिंग वैल्यू प्रोसेस करवाई है 60,000, 9,000, 69,000, 2070 एंड 66,930। हमारी ये वैल्यूज आनी चाहिए। अगर ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी सेम आती हैं, इसका मतलब ये होगा कि इन्होंने जो यहाँ पे हमें फॉर्मूला प्रोवाइड किया था वो गलत है और हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो सही है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं अपने प्रोग्राम में, इसको रन करते हैं एंड यहाँ पे इसको कंपेयर करने के लिए इसके बराबर ला के रख लेते हैं एंड लेट्स सी कि हमें वो वैल्यूज मिलती हैं या नहीं। सो मैं 2 लिख के एंटर दबाता हूं एंड यहाँ पे हमें क्या मिला, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू के तौर पे इसके बराबर पे, ठीक है। सो इनिशियल हमारी जो है वो सैलरी विच इज 60,000, ठीक है। इनिशियल अमाउंट 9,000, ठीक है। इंक्रीज सैलरी हमारी यहाँ पे 69,000, ठीक है। टैक्स डिडक्शन हमारी यहाँ पे 2070, ठीक है। एंड अगेन हमारी नेट सैलरी यहाँ पे 66,930, 66,930 बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 66,930 को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है उसके बीच में प्लस आ रहा है और टैक्स की वैल्यू को हमने माइनस किया है, जबकि इन्होंने हमें जो वैल्यू प्रोवाइड की थी वहां पे दोनों जगहों पे इन्होंने गलती से माइनस लिख दिया। ऑफ कोर्स ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ज्यादा जज मत करना इनको। तो यहाँ पे जो है वो प्लस आएगा, अगर आप करना चाहें तो इसको जो है वो चेंज कर लेना अपनी फाइल के अंदर, बट इट डजंट मैटर। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया है फिलहाल तक। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज आती है करने वाली, वो चेक ये करना है हमने कि अगर हमारा यूजर जो है वो 5 या कोई और वैल्यू एंटर करता है तो हमें मैसेज मिलना चाहिए चॉइस इज इनवैलिड, क्या वो आता है या नहीं। तो इसको दोबारा से कंपाइल करने की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ रन करते हैं इसको एंड यहाँ पे 5 या कुछ और एंटर करके देख लेते हैं। सिर्फ 5 एंटर करते हैं पहले एंड सी। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसने हमें सिलेक्टेड चॉइसेस इनवैलिड तो शो करवाया लेकिन उसके बाद ये खाली वैल्यूज इसने बिला वजह से शो करवा दी हैं, जबकि सोल्यूशन फाइल के अंदर इन्होंने क्वेश्चन फाइल में हमें इन्होंने ये चीज शो नहीं करवाई। अब इसको करने का क्या तरीका है, इसके लिए हमें एक इफ स्टेटमेंट और लगानी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूं। कहां पे हमने इफ स्टेटमेंट लगानी है, इतने पोर्शन के ऊपर, ताकि हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा बाउंड कर सकें कि ये जो वैल्यूज इनिशियल हो रही हैं या ये जो वैल्यूज हैं ये प्रोसेस हो रही हैं, ये सिर्फ तभी प्रोसेस हो अगर हमारा यूजर 1 से लेके 4 तक कोई वैल्यू को जो है वो पुट करता है। उसके अलावा इन वैल्यूज को प्रोसेस होने का मकसद ही नहीं है, इनको एग्जीक्यूट होना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस जगह पे इंक्रीमेंट वैल्यू जहां पे हमारा फॉर्मूला है, इससे पहले हम लिखते हैं इफ एंड उसके बाद हम लिखते हैं कि इफ यहां पे हमारा था स्केल का वेरिएबल इज लेस देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अगर स्केल वेरिएबल जो है हमारा उसकी वैल्यू 1 के बराबर है या 1 से ज्यादा है एंड उसके बाद हम एंड की स्टेटमेंट लगाएंगे एंड अगर हमारा स्केल की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये बनता है कि अगर हमारे स्केल की वैल्यू 1 के बराबर है या 1 से ज्यादा है और हमारे स्केल की वैल्यू जब तक 4 के बराबर है या 4 से कम है, विच मीन्स के फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। और ये जो एंड का मतलब है इसका ये होता है कि इसने दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है, विच मीन्स कि ये वैल्यू चेक करेगा कि आपकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो, 1 या 1 से ज्यादा हो और 4 या 4 से कम हो, तो ही हम नीचे वाले पोर्शन को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाते हैं एंड इस ब्रैकेट को क्लोज हम करते हैं इस लाइन के बाद, ठीक है। इतना सा पोर्शन है एंड इससे क्या है कि आपका प्रोग्राम जो है वो बाउंड हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और उसमें क्या है कि हम जब भी 1 से लेके 4 तक कोई वैल्यू पुट करें तो ये एग्जीक्यूट हो और 4 के बाद कोई भी वैल्यू पुट करें हमें ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर लिया हो गया, इसको हम रन करते हैं एंड पहले हम 2 प्रेस करते हैं ताकि चूंकि हमें 2 का पता है कि 2 का आंसर क्या आता था, तो हम 2 प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे देखिए कि हमें आंसर ठीक मिल रहा है 69 एंड 2070 60, ठीक है बिल्कुल। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने इसको दोबारा से रन करते हैं एंड यहाँ पे हम 5 प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस किया एंड यहाँ पे आप देखें सिलेक्टेड चॉइसेस इनवैलिड के बाद हमें किसी किस्म का कुछ भी शो नहीं हुआ।
इसी तरह हम जो है वो कुछ रैंडम वैल्यू प्रेस कर लेते हैं एंड सेम आंसर हमें मिल रहा है, विच मीन्स कि हमारा प्रोग्राम अब बिल्कुल ठीक है इफ एल्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वैसे तो आपका सोल्यूशन खत्म हो जाता है, आप चाहें तो इतना कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो वीडियो को फर्दर देखना चाहते हैं एंड इफ एल्स के अलावा स्विच के थ्रू अपने प्रोग्राम को करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं 60% लोग जो हैं वो इफ को ही प्रेफर करते हैं जब किसी भी काम के अंदर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करनी होती है, क्योंकि ये एक लीनियर है। लेकिन हम चूंकि इस प्रोग्राम को इफ की बजाय स्विच के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको यही प्रोग्राम सेम टू सेम स्विच के अकॉर्डिंग करके दिखा देता हूं, फिर आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग इफ के अकॉर्डिंग करेंगे तो सिमिलरिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम को तो आप बेहतर है कि स्विच के अकॉर्डिंग जो है उसको कर लें। तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी करके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं, वहां पे इसको पेस्ट करता हूं। बाकी हमने कुछ नहीं छेड़ना, हमने यहाँ पे जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये वाली, हमने इनको जो है वो स्विच के अंदर जो है वो चेंज करना है। हमने इसको भी स्विच में चेंज नहीं करना, क्योंकि ये जस्ट एक ही कंडीशन है, हम इसको स्विच के ऊपर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल कंडीशन लगाई हुई है कि अगर वो उस एक से बड़ा हो, एक या एक से बड़ा हो और 4 या 4 से छोटा हो, तो हम इसको जो है वो स्विच के अंदर नहीं प्रोसेस करवा सकते। तो इतना जो पोर्शन है हमारा, हमने इस पोर्शन को ये वाले पोर्शन को हमने स्विच के अंदर जो है वो चेंज करना है। अब इस पोर्शन को हम स्विच के अंदर कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लगानी है स्विच स्टेटमेंट, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, इतने पोर्शन को ना उठा के न्यू फाइल में ले जाता हूँ, वहां जाके हम इसको बनाते हैं एंड देन इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है स्विच, एंड उस स्विच के अंदर जो है हमने एक वेरिएबल के ऊपर स्विच करवाना है। चूंकि हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो प्रोसेस करवा रहे हैं स्केल के थ्रू, तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा स्केल, ठीक है, मुझे भी लग रहा था SCALE स्केल, ठीक है। देन हमने यहाँ पे उसके बाद लगानी है एक करली ब्रैकेट, और अपने इस पूरे प्रोग्राम को जो है उस करली ब्रैकेट के अंदर जो है वो बाउंड कर देना है। अब यहाँ पे ये सारी के सारी इफ्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, तो हम ये वाला इफ एंड ये वाला इफ, ये वाला सॉरी ये सारी लाइंस जो हम यहां से खत्म कर देंगे। यहां पे अब कुछ नहीं लगने वाला। सो यहाँ पे स्विच के अंदर जो है हमारी बाउंड्री आ गई, ये हमारी वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हमने केस अप्लाई करना है। सो सबसे पहले अगर हमारा यूजर जो है वो वैल्यू एंटर करता है 1, सो हम यहाँ पे लिखेंगे केस 1, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे केस 2, एंड देन हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऑफ कोर्स केस कॉपी, केस यहाँ पे आ जाएगा 3, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा केस ऑफ कोर्स 4, क्योंकि वो 4 प्रेस करेगा तो यहाँ पे हमें केस 4 देना पड़ेगा, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट, ठीक है, एंड कॉलन। तो डिफॉल्ट पे हमारी ये लाइन रन होनी चाहिए। अब स्विच केस के अंदर अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो ये होता है कि जब हमने अपनी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना होता है, अपने मतलब स्टेटमेंट्स के ब्लॉक को टर्मिनेट करना होता है, तो हम वहां पे ब्रेक लगाते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेक पुट कर देंगे हर दूसरा केस स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ पे हमने ब्रेक्स को पुट कर दिया एंड दैट्स इट। वैसे ये जो डिफॉल्ट है, चूंकि ये लास्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद हमारी करली ब्रैकेट वैसे भी क्लोज हो रही है, तो इस जगह पे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग जो हमें आउटपुट मिला था वो बिल्कुल हमें सेम आउटपुट मिलना चाहिए। ये फाइल मैंने इसलिए जो है वो चेंज नहीं की, ऑलरेडी ओपन है। हम इसका आउटपुट और दूसरी स्विच वाली का आउटपुट हम देखेंगे क्या सेम आता है या नहीं। अब इस पोर्शन को हम यहां से जो है वो कॉपी करके अपने कोड के अंदर जो है वो पेस्ट कर देते हैं, यहां से लेके यहां तक। इफ से पूरा का पूरा इफ जो है हमने यहां से उड़ा देना है और उसकी जगह पे हमने स्विच की स्टेटमेंट जो है वो रख देनी है। इसको करते हैं कंपाइल, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे वो फाइल पूछ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CS201 सोल यूजिंग स्विच एंड एंटर प्रेस कर देना है। हमारी फाइल सेव हो जाएगी, कोई एरर नहीं आया, सो फार सो गुड। इसको हम करते हैं कंपाइल। फिलहाल तक अगर आप देखें तो हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। इसको भी अगर मैं कंपाइल कर दूं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, ये वाला एंड ये वाला। अब ये वाला जो लेफ्ट साइड पे आउटपुट है हमारे पास CS201 असाइनमेंट का, ये यूजिंग इफ है, एंड ये वाला आप टाइटल से ही देख सकते हैं यूजिंग स्विच है। तो यहाँ पे हम जो है वो 2 प्रेस करते हैं एंड आंसर देखते हैं, एंड यहाँ पे 2 प्रेस करके जो है वो आंसर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आया है, सेम वैल्यूज उसने हमें प्रोसेस की हैं। इसी तरह हमने चूंकि एरर भी देखना है अभी अपना, तो हम इसको दोबारा से जो है वो रन करते हैं सिंपल वैल्यू को और उसके बाद स्विच वाली वैल्यू को, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑफ कोर्स उन्होंने 5 से टेस्ट किया तो हम भी 5 से ही टेस्ट कर लेते हैं, इनवैलिड चॉइस।
एंड स्विच के अंदर भी 5 से इनवैलिड चॉइस। सेम टू सेम आउटपुट हमें मिला है दोनों कंडीशंस को यूज करते हुए, यूजिंग स्विच स्टेटमेंट और यूजिंग इफ स्टेटमेंट। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन सी कंडीशन यूज करना चाहते हो। हमने सिर्फ अपना फॉर्मूला का ब्लॉक चेंज किया एंड हमारा कोड जो है वो स्विच से इफ में और इफ से स्विच में जो है इजीली चेंज हो गया। इन दोनों फाइलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इन दोनों फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड आपने जो यहाँ पे चेंजिंग करनी है, सबसे पहले ये कि आप जितना इसको मैनिपुलेट करना चाहें कर सकते हैं। आप इसको समझें, आप अपना बनाने की कोशिश करें। मैं खुद भी चीटिंग को, प्लेजरिज्म को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रत्ती भर नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं खुद उस फेज से गुजर चुका हूं, मुझे भी नहीं पता था स्टार्टिंग में कि ये सब चीजें क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, लेकिन ऐसा ऐसा सीखने से आ गया। एंड दूसरों को सिखाना जो है वो एक अच्छी चीज है, हर एक का फर्ज है, हर एक को दूसरे को सिखाना चाहिए अच्छी चीज। तो यहां पे आपने क्या करना है, आप चाहे इफ स्टेटमेंट को वाला कोड चूज करो, चाहे स्विच वाला चूज करो, आपके पास पूरा हफ्ते से ज्यादा का टाइम पड़ा हुआ है। आप इस पे प्रैक्टिस करो अच्छे से एंड देन अपना प्रोग्राम चाहे खुद बनाने की कोशिश कर लो, चाहे ये फाइल्स यूज कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। बेटर रहेगा कि आप अपनी फाइल्स जो है वो खुद बनाएं। इन दोनों फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी करना है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगेन मेरा गेमिंग चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ पे गेम्स के रिलेटेड मैं काफी डाटा जो है वो पुट करने वाला। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।